वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन अफेयर्स पर। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कल जो भी हमने कॉन्सेप्ट किए थे उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को, इसके अलावा नए कॉन्सेप्ट देखेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले भी इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बताए जाएंगे जिन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दो सूचियां दी गई हैं। सूची एक में आपको नेत्र दोष दिया हुआ है और दूसरी सूची में उस नेत्र दोष को दूर करने का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन से नेत्र दोष को किस लेंस के उपयोग से हल किया जा सकता है। इन क्वेश्चंस को हम अलग अलग पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। इनमें से कुछ है, जैसे बेलनाकार लेंस के बारे में आपको पिछले लेक्चर में नहीं बताया गया, जो कि अभी डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी तीन तो आपको पता है। देखिए, सबसे पहले आता है निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया। मायोपिया। दूसरा आपको दिया गया है दूरदृष्टि दोष या फिर हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, तीसरा आपको दिया हुआ है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष या प्रेस वायोपिया। प्रेस वायोपिया। और अगला आपको दिया गया है आविंदुकता। आविंदुकता। आविंदुकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है ना, ये होता है आविंदुकता। आपको बताना है कि इन दोषों को किसके लेंस की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला है मायोपिया, मतलब निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में मैंने आपको बताया था कि जो किरणें होती हैं वह रेटिना पर ना जाकर पहले ही मिल जाती हैं, मतलब कि लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। इनको फैलाना है तो फैलाने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। ए का ऑप्शन 4 है, अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया। मैंने आपको बताया था अगर हम इसे आंख माने और यहाँ पर किरणें गई, तो ये दूरदृष्टि दोष में किरणें रेटिना के पीछे मिलती है, ना कि रेटिना पर। तो इनको रेटिना पर मिलाने के लिए अभी देखिए फोकस दूरी बढ़ गई है, जिस वजह से ये रेटिना के पीछे मिल रही है। हम चाहते हैं कि ये रेटिना पर मिले, मतलब कि फोकस दूरी कम करनी है। तो फोकस दूरी कम करने के लिए हम उपयोग करते हैं उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस से जब किरणें जाएंगी तो कुछ झुक जाएंगी इस तरह से, कुछ झुक गई और फिर यही झुकी हुई किरणें आगे जाकर रेटिना पर मिलेगी। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर दूरदृष्टि दूर करने के लिए हम करते हैं उत्तल लेंस का उपयोग। ऑप्शन 1 सही है इसका, मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस कैन। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, आगे आता है जरा दृष्टि दोष, जिसमें कि आपको ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं और ना ही पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं। उसे बोलते हैं जरा दृष्टि दोष या फिर प्रेस वायोपिया। इसको दूर करने के लिए हम उपयोग करते हैं द्विफोकल लेंस का, मतलब कि दोनों होने चाहिए। आपको अवतल लेंस की भी जरूरत होती है और उत्तल लेंस की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पर बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। तीसरा हाथ है अबिंदुकता, मतलब एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म के लिए आपको उपयोग करना है बेलनाकार लेंस का। ठीक है ना, आपको याद रखना है बेलनाकार लेंस या फिर सिलिंड्रिकल लेंस। सिलिंड्रिकल लेंस। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन था? ये था चौथा। चौथा नहीं, दूसरा है ना, ये वाला था दूसरा और ये है तीसरा। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 4, 1, 2 एंड 3। कौन से में? 4, 1, 2, 3, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? आपको ऊर्जा बतानी है किसमें ज्यादा होती है। देखिए, अब यहाँ पर कलर आपको दे दिए। विवग्योर लिख लेते हैं सबसे पहले, विवग्योर। ठीक है ना, यहाँ पर आपको पता था, मैंने बताया है कि जब वॉयलेट से रेड की तरफ जाओगे तो लैम्डा इंक्रीज होता है, अगर लैम्डा को हम तरंग दैर्ध्य से करें। और ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि जो प्रकाश होती है ना, प्रकाश तरंग फॉर्म में चलती है और उनको हम प्रकाश जिन कणों से मिलकर बना हुआ होता है उसे बोलते हैं फोटॉन्स। ये किसने बताया था? ये बताया था आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने बताया था कि प्रकाश जिन कणों से मिलकर बना होता है उन्हें बोलते हैं फोटोन। ये ऊर्जा युक्त कण होते हैं। तो इस फोटोन की ऊर्जा को अगर हम ई से डिनोट करें तो वो होती है एच। ये उल्टा बन गया है, ई इज इक्वल टू एच और न्यू। न्यू होती है आवृत्ति, इन फोटोन की आवृत्ति को हम बोलते हैं न्यू। न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। और ई होता है एनर्जी। ठीक है,
ई होता है एनर्जी। अब देखिए प्लांक कांस्टेंट ये तो कांस्टेंट है, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा न्यू के, मतलब कि आवृत्ति के। और आवृत्ति का अगर हम देखें तो आवृत्ति बराबर कितना होता है? आवृत्ति समानुपाती होती है 1 अपॉन लैम्ब्डा के, मतलब जिसकी लैम्ब्डा ज्यादा होगी उसकी आवृत्ति कम होगी, और जिसकी लैम्ब्डा कम होगी उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी, ये होता है। लेकिन आवृत्ति समानुपाती होता है न्यू के, तो एनर्जी समानुपाती होता है आवृत्ति के, इसलिए एनर्जी डायरेक्टली समानुपाती हो जाएगा 1 अपॉन लैम्ब्डा के। तो ये आपको फॉर्मूला निकल कर आया एनर्जी का, फोटोन का, प्रकाश तरंग का। जिस प्रकाश तरंग की लैम्ब्डा ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। आपसे पूछा गया है उच्चतम ऊर्जा, मतलब कि लैम्ब्डा जिसका कम होगा, लैम्ब्डा जिसका कम होगा उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, यही होते हैं कॉन्सेप्ट, याद नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। देखिए आपको उच्चतम ऊर्जा क्या है बताना है, लैम्ब्डा, जिसका कम होगा उसकी ऊर्जा उच्चतम होगी, और लैम्ब्डा लाल की तरफ जाने पर बढ़ती है, लेकिन अगर हम लाल से वॉयलेट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर लैम्ब्डा का मान कम होता है। सबसे कम लैम्ब्डा है वॉयलेट की, तो ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी होगी? वॉयलेट की। फिर जैसे ही आप इंडिगो में आओगे, अगर हम ऊर्जा का क्रम देखें, ऊर्जा का क्रम कैसा हो जाएगा? ऊर्जा का क्रम इस तरह से हो जाएगा, लैम्ब्डा कम तो ऊर्जा ज्यादा, मतलब कि ये वाला क्रम होगा ऊर्जा ऊर्जा इंक्रीज होने का, ये लैम्ब्डा डिक्रीज का क्रम है, और यही क्रम होगा एनर्जी इंक्रीज होने का, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी रेड की, क्या रेड ऑप्शन में है? बिल्कुल है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा रेड की होगी, ठीक है, ऑप्शन सी। यहाँ पर नीला क्यों दे रहे हैं? ओ सॉरी, सबसे ई इज डायरेक्टली ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा, मतलब लैम्डा अगर ज्यादा है तो ऊर्जा कम है, मतलब लैम्डा कम होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। यहाँ पर उच्चतम ऊर्जा आपको बतानी है, तो नीला देखिए, आर की ऊर्जा तो सबसे कम हो जाएगी क्योंकि इसका लैम्डा सबसे ज्यादा है। दूसरा हरा पर आते हैं अपन, तो हरा यहाँ पर है। लाल पर आते हैं, लाल हमने देख लिया। नीले पर अगर हम आए तो नीला यहाँ है, नीला सबसे इधर है। अगर ऊर्जा का क्रम देखो तो सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी वॉयलेट की, ठीक है, उससे कम होगी इंडिगो, फिर होगी ब्लू, फिर होगी ग्रीन, फिर होगी येलो, फिर होगी ऑरेंज, और फिर होगी रेड। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हरा कलर यहाँ है, ब्लू से कम है इसकी ऊर्जा। अगर हम लाल को देखें, लाल की ऊर्जा सबसे कम है। पीले को देखें, पीले की ऊर्जा सबसे ज्यादा है, सबसे कम है। वहीं आते हैं हम नीले ऑप्शन पर, नीला क्या होता है? नीला इन सबके बाद है, मतलब कि ऊर्जा सबसे ज्यादा है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार नीले कलर की है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? आपको बताना है। वे सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग नहीं कर सकते, उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए, उन्हें चश्मा उतार देना चाहिए, चाहे वह चश्मा उतार दें या पहने रहें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसका सही आंसर है उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर रहे हो, तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी आँखें सही रहें। यदि आपको किसी भी तरह का दोष है, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि या किसी भी तरह का आपको दोष है, तो आपको अपनी आँखों पर चश्मा लगाना है, पहले उस दोष को दूर करना है, उसके बाद सूक्ष्मदर्शी में देखना है, तभी आपको सही डिस्टेंस मेज़र कर पाएँगे। ओके? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन बताना है। असत्य, है ना? गलत कथन आपको बताना है। पहला, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। आपको बताना है निकट दृष्टि दोष में दिया जाता है क्या अवतल लेंस का चश्मा? दूसरा, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है। आपको बताना है क्या दिया जाता है? देखिए, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। अब तीसरे पर आते हैं। जरा दृष्टि दोष में बायफोकल लेंस दिया जाता है। बताइए, बिल्कुल सही, जरा दृष्टि दोष में बायफोकल लेंस दिया जाता है। चौथा ऑप्शन है, अबिंदुकता के उपचार हेतु बायफोकल लेंस का चश्मा दिया जाता है। नहीं, नहीं दिया जाता, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अबिंदुकता के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिलिंड्रिकल लेंस का। मैंने आपको बताया ना, सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है अबिंदुकता के उपचार में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, दूरदृष्टि निवारण पहले भी हम पढ़ चुके हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए क्या काम में लेते हैं? इस तरह से होती है व्यक्ति की दूरदृष्टि। ये आंख, यहाँ से लाइट गई, लेकिन लाइट रेटिना पर ना पड़कर पीछे चली जाती है, पड़नी चाहिए यहाँ, मतलब कि लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई, ये फोकस दूरी बढ़ गई है, बढ़ी हुई फोकस दूरी, जबकि होनी चाहिए थी इतनी रेटिना के बराबर, तो बढ़ गई है। फोकस दूरी को कम करना है, इसके लिए उत्तल लेंस आप लगा दीजिए, जिससे कि फोकस दूरी कम हो जाएगी, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है?
तीव्र अवशोषण आपको बताना है। देखिए प्रकाश जो पौधे होते हैं, पौधा किस किस कलर का होता है? अगर हम पत्ती बनाएँ इस तरह से, ये बनी है पत्ती, ठीक है ना? आपको ये बताना है कि पत्ती में प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी है कि वह सूर्य के प्रकाश को एब्ज़ॉर्ब करे। सूर्य के प्रकाश को एब्ज़ॉर्ब करती है पत्ती। तब पत्ती में प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस की क्रिया होती है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए ज़रूरी है कि आप नीले और लाल रंग का उपयोग करें। सबसे ज़्यादा होती है लाल रंग में, फोटोसिंथेसिस की क्रिया और नीले रंग में, ठीक है ना? इसलिए ऑप्शन बी सही है। ओके? अगला क्वेश्चन देखते हैं, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया मैंने आपको पहले ही बताया था, मायोपिया का मतलब होता है, इंग्लिश में लिख दिया उन्होंने, मायोपिया, सॉरी, मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये होता है मायोपिया। ओके, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। आपको बताना है गोधूलि में सूर्य का अमाप। गोधूलि का मतलब ये है कि जब दिन के समय हम सूर्य को देखते हैं तो वो हमें अलग-अलग आकृति का दिखता है। ये है इसका मतलब, ठीक है? और दूसरा है ऊष्मा काल। ऊषा काल नहीं है, ये है ऊष्मा काल, है ना? इसको ठीक कर लीजिएगा। ऊष्मा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना या आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। देखिए, एक-एक करके देखते हैं। पहला है गोधूलि में सूर्य का अमाप। देखिए, जब आप सूर्य को देखते हो ना पूरे दिन अलग-अलग कलर अलग-अलग दिखेगा माप में। जब आप ऊपर देखोगे एकदम दिन में, तो दिन में हो सकता है बिल्कुल गोल दिखे, आप देख भी नहीं पाते हो। जब आप शाम को या सुबह के समय देखोगे तो सूर्य थोड़ा-सा दीर्घवृत्ताकार आकृति में दिखता है। इतना ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा-सा दीर्घवृत्ताकार आकृति में दिखेगा सूर्य। ये सूर्य और शाम के समय है। तो ये एक भ्रम है क्योंकि सूर्य की आकृति चेंज नहीं होती। दूसरा, ऊष्मा काल में सूर्य का रंग बिल्कुल ऊष्मा काल में जब आप सूर्य को देखोगे तो उसका रंग अलग-अलग दिखेगा। आप सूर्य की तरफ देखते हो तो आप देखते हो ना कि उसका कलर अलग-अलग है। सुबह लाल दिखता है, शाम को लाल दिखेगा, बीच में आपको एकदम व्हाइट दिखने लगेगा। इसके अलावा अलग-अलग कलर का दिखता है। तो ये भी एक तरह का दृष्टि भ्रम है। तीसरा, ऊष्मा काल में चंद्रमा का दिखना बिल्कुल नहीं। चौथा, आकाश में तारों का टिमटिमाना, बिल्कुल आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन की घटना के कारण होता है ऐसा। अपवर्तन की घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं और अपवर्तन की घटना के कारण ही सूर्य का आकार भी अलग-अलग ही दिखता है। ये भी आपको पता, तो ये भी एक तरह का दृष्टि भ्रम है। तीसरा आता है ध्रुव तारे का दिखना, बिल्कुल नहीं। देखिए ध्रुव तारा, एक बात बता दूँ आपको, जो ध्रुव तारा होता है ना, वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर दिखता है। ठीक है ना? अब ये फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि पृथ्वी घूर्णन करती है, तो पृथ्वी के घूर्णन के अनुरूप कभी ये साउथ में दिखेगा तो कभी ये नॉर्थ में दिखता है। किस वजह से? पृथ्वी के घूर्णन के वजह से, पृथ्वी घूर्णन के कारण, पृथ्वी घूर्णन के कारण, ठीक है ना? ऐसा होता है। तो आपके सही ऑप्शन क्या है? 1, 2 और 4, ऑप्शन ए सही है, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। दृष्टि भ्रम आपको बताना था, ठीक है ना? तो ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। हाइपरट्रोपिया, इसका एक और नाम होता है। एक तो हो गया हाइपरट्रोपिया और इसी को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसी को बोलते हैं। इसका मतलब होता है दूरदृष्टि दोष, ठीक है ना? दूरदृष्टि दोष, ये होता है। ये क्या होता है? दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी। इंग्लिश में लिख दिया उन्होंने और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? 10 मीटर से अधिक की नहीं देख पा रहा है, मतलब कि 10 मीटर तक तो वो देख पा रहा है। मैंने आपको बताया था कि इंसान की जो एक जो स्वस्थ नेत्र होता है उसका फार पॉइंट, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, फार पॉइंट और दूसरा बताता बताया था नियरेस्ट पॉइंट, बताया था ना? तो फार पॉइंट था इनफाइनाइट, नियरेस्ट पॉइंट था 25 सेंटीमीटर। अगर इससे कम की, अगर इसका अगर कोई व्यक्ति 25 सेंटीमीटर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, उससे ज़्यादा की देख पाता है तो उसे हो जाता है दूरदृष्टि दोष, क्योंकि उसका निकट बिंदु डिस्टर्ब हो गया है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति अनंत पर रखी हुई चीज़ को नहीं देख पाता है, एक निश्चित डिस्टेंस तक ही देख पाता है, मान लीजिए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या फिर 10 मीटर, 20 मीटर तक ही देख पाता है, तो उसका अनंत बिंदु डिस्टर्ब हो गया, मतलब कि उसे हो गया निकट दृष्टि दोष, ठीक है? ऐसा होता था।
अब यहाँ पर आपसे बोला गया है 10 मीटर से अधिक दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। मतलब कि यहाँ पर अगर कोई आदमी है, ये खड़ा हुआ है, ठीक है? बढ़िया। अब ये देखना चाहता है एक सर्कस, एक आदमी दूसरा है जो कि सर्कस दिखा रहा है इस तरह से। ये जोकर बना हुआ है, बड़ी-बड़ी आँखें हैं इसकी, इस तरह से ये सर्कस दिखा रहा है। लेकिन ये व्यक्ति इसे 10 मीटर से दूर नहीं देख पाता। कहने का मतलब ये है 10 मीटर तक तो इसे सही दिखता है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही इससे आगे जाता है, तो वो धुंधला होने लगती हैं चीज़ें। ये होता है इसके साथ। मतलब कि इसका दूर बिंदु डिस्टर्ब हो गया है। स्वस्थ नेत्र यदि होता तो इसका मतलब था कि ये अनंत तक भी ठीक से देख पा, लेकिन अनंत नहीं देख पाता। अब इसका दूर बिंदु अनंत से आकर 10 मीटर आ चुका है, अनंत से 10 मीटर पर आ चुका है इसका बिंदु, मतलब कि अनंत बिंदु डिस्टर्ब हो गया। निकट की वस्तुएं उसको स्पष्ट देख रही, जो 25 सेंटीमीटर का केस था वो एकदम सही है, अनंत बिंदु डिस्टर्ब हो गया, जिस वजह से इसको निकट दृष्टि दोष हो गया, मतलब कि मायोपिया हो गया इसे। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के द्रव्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। लाल प्रकाश में अधिक ऊर्जा होती है हरे प्रकाश की अपेक्षा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं और मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा का फॉर्मूला होता है H इक्वल टू एच ई इक्वल टू एच न्यू। ई से होती है एनर्जी, मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से बताओ एनर्जी, और एच होता है प्लांक कांस्टेंट, ठीक है? और न्यू होती है आवृत्ति, मतलब कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अब देखिए जो म्यू होता है ना, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन लैम्डा के। लैम्डा होती है वेवलेंथ, मतलब कि तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना? लैम्डा होती है वेवलेंथ, मतलब कि तरंग दैर्ध्य होती है ये। अब देखिए जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसका म्यू कम हो जाएगा। इस फॉर्मूले को यदि हम इसको इसमें रखें, म्यू की वैल्यू को अगर हम ई में रखते हैं तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1 अपॉन लैम्डा के। मतलब कि लैम्डा यदि ज्यादा है तो ऊर्जा कम होगी, और ऊर्जा कम है तो, और अगर लैम्डा कम है तो ऊर्जा ज्यादा होगी। मैंने आपको बताया था विव गियोर, विव गियोर। यहाँ पर लैम्डा इंक्रीज होता है, ये होता है लैम्डा इंक्रीज, तो ऊर्जा क्या होगी, एनर्जी, एनर्जी होगी डिक्रीज, ठीक है? याद रखना है आपको। यहाँ पर आपसे बोला गया है प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जा है, ऊर्जा रखता है। क्या ये सही है? देखिए इसका कहना है कि जो रेड कलर की एनर्जी है वो ग्रीन कलर की एनर्जी से ज्यादा होती है। यहाँ पर देखिए क्या ज्यादा है? बिल्कुल नहीं, ग्रीन की एनर्जी ज्यादा है, रेड की कम है, तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरा, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। यहाँ देखिए ये है हरे का तरंगदैर्घ्य और ये है लाल का तरंगदैर्घ्य, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो दूसरा सही है, मतलब कि ए गलत है और दूसरा सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? वहां पर था 10 मीटर से अधिक और यहाँ पर है 1 मीटर से कम। यह है कोई व्यक्ति। अब इसकी जो नेत्र की क्वालिटी है वो ये है कि ये केवल 1 मीटर के बाद ही स्पष्ट देख पाता है। यहाँ पे आप कितना भी चले जाओ, तो यहाँ तो उसको स्पष्ट दिख रहा है, क्लियर विजन है, क्लियर विजन है। ये है 1 मीटर की डिस्टेंस, 1 मीटर वाला एरिया है ये। लेकिन अगर आप यहाँ देखते हो, यहाँ पर क्लियर नहीं है, ठीक है? यहाँ पर आपको धुंधला दिखता है, मतलब कि नॉट क्लियर विजन है यहाँ पर। ये है नॉट क्लियर विजन। नॉट क्लियर विजन मतलब उसको कौन सा दोष हुआ है? 1 मीटर से कम की चीज को नहीं देख पा रहा, मतलब कि उसको हुआ है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि दूरदृष्टि दोष बोलते हैं इसको, दूर दृष्टि दोष, ये होता है हाइपरमेट्रोपिया। ऑप्शन ए सही है, उसको दूरदृष्टि दोष हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ल्यूमेन इकाई है, इस आपने पूछा ल्यूमेन किस चीज की यूनिट है? एकक मतलब यूनिट, किस चीज की यूनिट है आपको बताना है। ज्योति फ्लक्स की, ज्योति तीव्रता की, प्रदीप्ति घनत्व की, या चमक की? ऑब्वियसली ज्योति फ्लक्स की। अगर आपसे पूछा जाए ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है, तो उसको हम बोलते हैं कैंडला, है ना? सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, कैंडला होती है ज्योति तीव्रता की इकाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूरबीन क्या है? दूरबीन आप सभी जानते हैं, दूरबीन एक ऐसी वस्तु होती है
जिससे हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाएँ। ऑप्शन ए सही है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। घड़ी के घड़ी साज़ जो घड़ी बनाते हैं, वह घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? देखिए घड़ी के पुर्जे बारीक हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो उन पुर्जों को बड़ा करके देखें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है फोटो कैमरे का, आवर्धन लेंस का, आवर्धक लिखा है ये, है ना? मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस। तीसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी। घड़ी के पुर्जे बहुत छोटे-छोटे हैं और वो चाहता है कि पुर्जे एकदम बड़े-बड़े दिखें। इस वजह से उसे आवर्धक लेंस का उपयोग करना होगा, मैग्नीफाइंग लेंस का उपयोग करना होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रकार के काँचों में से एक परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर देता है। कौन-सी किरणों का? परावैंगनी किरणों का, यूवी रेज़ का विच्छेदन कर रहा है वो, ठीक है ना? आपके 4 ऑप्शन है, सोडा काँच, पाइरेक्स काँच, जैना काँच या क्रुक्स काँच, आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज़ का आंसर तभी दे पाओगे जब आपको पता होगा कि अलग-अलग काँच किस चीज़ से बने हुए होते हैं और उनका क्या उपयोग होता है। देखिए, यदि हम सोडा काँच की बात करते हैं, सोडा काँच की यहाँ पर लेते हैं, ऑप्शन ए के अनुसार अगर हम लेते हैं सोडा ग्लास, सोडा ग्लास की यदि हम बात करते हैं, तो सोडा ग्लास बना हुआ होता है Na2 मतलब सोडियम से डॉट CaO डॉट 6 SiO2 से, है ना? इस चीज़ से बना हुआ था सोडा ग्लास। इसकी जो मुख्य विशेषता है, इसके द्वारा हम बनाते हैं बोतल, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। बोतल बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो खिड़की आप देखते हो, तो खिड़की, दरवाजे के काँच, वो भी सोडा काँच से बनाए जाते हैं। दूसरे ऑप्शन में आपको दिया गया है पाइरेक्स, ठीक है? आपको पता होना चाहिए पाइरेक्स। पाइरेक्स में क्या होता है? पाइरेक्स काँच की यदि हम बात करते हैं, तो पाइरेक्स काँच बना हुआ होता है B2O3, ये बोरोन है और ये ऑक्सीजन है, इनका मिश्रण होता है। ठीक है? ये पायरेक्स काँच से हम मेनली बनाते हैं परख नली उपकरण को। याद रखना है आपको, पूछ लेते हैं कभी-कभी। परख नली उपकरण बनाए जाते हैं पाइरेक्स काँच से, ठीक है ना? परख नली उपकरण बनते हैं। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है सी, जेना काँच। जेना काँच, आप सभी ने कभी शायद सुना ना हो। जेना काँच होता है। जेना काँच से ना वो चीज़ें बनाई जाती हैं, मेनली अगर देखा जाए, तो इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं जेना काँच से, जो कि उच्च ताप को सहन कर पाएँ। मतलब हाई टेम्परेचर को सहन कर पाएँ। हाई टेम्परेचर को सहन कर पाएँ। इसके अलावा आपने देखा होगा, जैसे आपस में टकरा जाए काँच, तो टूटे ना, मतलब कि उच्च टक्कर को भी सहन कर जाए, टूटे ना जल्दी, उसका होता है जेना। अब आते हैं हम ऑप्शन डी पर। डी में आपको दिया गया है क्रुक्स काँच। क्रुक्स काँच दिया गया है, क्रुक्स ग्लास। क्रुक्स ग्लास किस चीज़ से बना होता है? क्रुक्स ग्लास का आपको फ़ॉर्मूला याद रखना है, CeO2, ठीक है ना? सेरियम ऑक्साइड, सेरियम डाइऑक्साइड, सेरियम डाइऑक्साइड से बना हुआ होता है। और जो सेरियम होता है ना, इसकी क्वालिटी होती है कि ये यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है ये। यूवी रेस एब्जॉर्ब कर लेगा, सीईओ2। यूवी रेस को ऑब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब यूवी रेस का विच्छेदन कौन कर सकता है? क्रुक्स काँच कर सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखना। ये भूलना नहीं है आपको। और क्यों कर लेता है? क्योंकि सीईओ2 से बना हुआ होता है, ये भी आपको याद रखना है। और साथ में ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि सोडा ग्लास से बोतल और खिड़की बनाई जाती है, परख नली पायरेक्स से बनाई जाती है और जो उच्च ताप सहन काँच होता है, वो जैना काँच कहलाता है। ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब, ये आवर्धित है मतलब मैग्नीफाइंग इमेजेस देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जीव विज्ञान की प्रयोगशाला है, आपको ये याद रखना है, जीव विज्ञान की यहाँ पर बात हो रही है। तो फोटो कैमरा का बिल्कुल नहीं, सरल सूक्ष्मदर्शी का कोई मतलब नहीं बनता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी, दूरदर्शी नहीं करोगे क्योंकि दूर की वस्तुओं को देखा जाता है, तो ये नहीं हो सकता। आंसर है सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन सी, ठीक है ना? मैग्नीफाइंग करना है, कभी-कभी होता है जैसे एक लेंस है, एक लेंस की अगर क्षमता है, मान लीजिए पी है किसी लेंस की क्षमता, एक दूसरा लेंस है, पहले लेंस की क्षमता है P1, दूसरे लेंस की क्षमता है P2, तीसरे लेंस की क्षमता है P3, चौथे की P4, पांचवें की P5, इस तरह से क्षमताएं हैं। अब क्या होता है, अगर आप इन सभी लेंस को आपस में ऐड कर दोगे, तो P जो कुल क्षमता होती है, वो सिग्मा P हो जाएगी, मतलब कि P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5, तो लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, याद रखना है, ठीक है ना? लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी जब आप सभी लेंसों को एक सीरीज में बिल्कुल जोड़ देते हो। तो इस वजह से जब हम जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं
में उपयोग करते हैं तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो जीव विज्ञान प्रयोगशाला है वहां पर हमें छोटी छोटी चीजों को देखना है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जा सकता है, जिससे कि हम सूक्ष्मदर्शी की क्षमता को भी इंक्रीज कर सकें। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक तंत्र का उपयोग किया जाता है? दूर की वस्तुएं आपको देखनी है, याद रखना है। सरल सूक्ष्मदर्शी बिल्कुल नहीं, सरल सूक्ष्मदर्शी नहीं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बिल्कुल नहीं, इससे तो पास की वस्तु, सूक्ष्मदर्शी मतलब पास की वस्तुओं को देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं, दूरदर्शी बिल्कुल, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है, टेलीस्कोप बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने, याद रखना है आपको, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। गुटेनबर्ग ने किस चीज का उपयोग की इस्तेमाल आविष्कार किया था? गुटेनबर्ग ने आविष्कार किया था टाइपराइटर का, टाइप राइटर का आविष्कार किया था, याद रखना। एडिशन ने किसका? थॉमस एल्वा एडिशन, इन्होंने आविष्कार किया था बल्ब का। ठीक है। ग्राहम ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था? माइक्रोवेव रेडियो। ठीक है, याद रखना है, ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है, अवतल लेंस आपको बताना है किस लिए प्रयुक्त होता है, कई बार हम पढ़ चुके हैं, आज ही हमने 2 बार पढ़ा है अवतल लेंस को किस लिए उपयोग किया जाता है। क्या मोतियाबिंद के लिए उपयोग उपयोग किया जा सकता है अवतल लेंस को? नहीं, क्योंकि मोतियाबिंद लेंस के द्वारा दूर की जाने वाला दोष नहीं है। मोतियाबिंद में क्या होता है, ये आंख है आपकी और ये है आपकी पुतली, यहाँ पर एक पीपल्स होता है, यहाँ पर पीपल्स के सामने बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है, एक परत बन जाती है, जिस वजह से लाइट अंदर नहीं जा पाती और प्रतिबिंब नहीं बनता, मनुष्य को दिखाई नहीं देता मोतियाबिंद। नॉर्मल आप लेजर ऑपरेशन के द्वारा मोतियाबिंद अलग कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कभी आप अगर किसी से मिलो जैसे मोतियाबिंद हो, तो आप उसे बता सकते हो, कई बार लोगों को पता नहीं होता है। अगर मोतियाबिंद का इलाज ठीक समय पर नहीं कराया जाए, जैसे लोगों को ये पता है कि हाँ इसका इलाज हो जाता है, तो कई लोग हैं जो इसे सालों इलाज नहीं करवाते, 2-2 3-3 साल तक भी रखे रहते हैं, उनका मानना है हम 3 साल बाद करवा लेंगे, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि जब मोतियाबिंद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिल्कुल ही आंख की पुतली ढक जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ऑपरेशन बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। जब आप ऐसी कंडीशन में ऑपरेशन करवाते हो, तो इंसान के मोतियाबिंद ठीक होने के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं, बल्कि ऑपरेशन के दौरान मनुष्य हमेशा के लिए अंधा हो सकता है। तो मोतियाबिंद का इलाज टाइम पर करवाना है, बहुत ज्यादा बढ़ने से पहले, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा है दीर्घदृष्टि दोष, मतलब दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा है निकट दृष्टि दोष, या चौथा है दूरदृष्टि, दोबारा रिपीट हो गया है ये, निकट दृष्टि दोष के लिए दूर किया जाता है। यहाँ पर कुछ और लिखना ही ना, ये बी में दूरदृष्टि है ना, यहाँ पर लिख लीजिए जरा दृष्टि, कुछ और लिख लीजिए, जरा दृष्टि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छिपने से सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, क्यों? मैंने आपको ये पहले बता दिया है, जिसमें हमने दृष्टि भ्रम वाले क्वेश्चन को किया था। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि दीर्घवृत्तीय दिखाई देता है प्रकाश में अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन है? ऑप्शन ए है, उस समय सूर्य अपना आकार परिवर्तित कर लेता है, बिल्कुल नहीं। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, नहीं। प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही। विवर्तन, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी सही है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर चुके हैं इसी लेक्चर में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तंतु प्रकाशीय संचार, यहाँ पर आप आपसे फाइबर ऑप्टिकल की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? फाइबर ऑप्टिकल की। तो फाइबर ऑप्टिकल में आपको बताना है क्या इस्तेमाल किया। फाइबर ऑप्टिकल में आपको बता चुका हूँ, इस तरह से होता है, पतला नली होती है, यहाँ से आप प्रकाश को डालते हो और पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती रहती है, जिससे कि डेटा डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा कम होता है, और आखिरी में सेम डेटा मिल जाता है बिना डिस्टॉर्ट हुए, है ना, बिना डेटा की कमी के, खराबी के, दूसरे छोर पर हमें डेटा वैसा ही मिल जाता है जैसा हमने दिया था। इसे हम बोलते हैं प्रकाशीय तंतु या फिर फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिकल, ठीक है ना। आपको बताना है किस रूप में प्रवाहित होती है, प्रकाश तरंग के रूप में, रेडियो तरंग के रूप में, सूक्ष्म तरंग के रूप में, या फिर विद्युत तरंग के रूप में। सही आंसर है प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग के रूप में फाइबर ऑप्टिकल में संचार किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं, हम इसको पहले कर चुके हैं। तारे किस वजह से टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण, या प्रकीर्णन के कारण। तारों के टिमटिमाने का कारण होता है अपवर्तन, और मैंने ये बहुत अच्छे से बताया था कि आप यहाँ पर हैं पृथ्वी में, पृथ्वी में है वायुमंडल, ये है, पृथ्वी में वायुमंडल है, एटमॉस्फियर है,
और एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प है और भी बहुत कुछ है। और जो तारे होते हैं, तारे बिल्कुल बाहर हैं यहाँ पर, ठीक है ना? जब यहाँ से लाइट चलती है निर्वात से, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल है, सॉरी ये पृथ्वी है, पृथ्वी में है वायुमंडल अर्थ, और यहाँ पर आप देखते हो बहिर्मंडल मतलब ब्रह्मांड, यूनिवर्स, यूनिवर्स है। यहाँ पर क्या है? एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर है पृथ्वी में। तो जब ये विरल से सघन माध्यम में आती है ना, और यहाँ ये है नॉर्मल अभिलंब, तो जब ये विरल से सघन माध्यम में आती है और अभिलंब से टकराती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब की ओर झुकने की वजह से हमें ये टिमटिमाती हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण, ठीक है? और यही रीजन है कि तारे कुछ दूर दिखाई देते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परितत्व प्रभावित होते हैं? मतलब कि अगर प्रकाश तरंग वायु से कांच में जाए मतलब विरल से सघन में जा रही है, डेंस में जा रही है, विरल से रेयर से डेंस में गई, तो क्या प्रभावित होगा आपको ये बताना है। तरंग दैर्ध्य की आकृति, तरंग दैर्ध्य प्रभावित होगी आकृति या वेग। दूसरा है केवल वेग और आवृत्ति ही प्रभावित होगी। तीसरा है तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति प्रभावित होगी, या चौथा है तरंग दैर्ध्य और वेग प्रभावित होगा। मैंने आपको बताया था कि आवृत्ति कभी भी प्रभावित नहीं होती, आवृत्ति जैसी है वैसी ही रहेगी। अगर न्यू है तो न्यू ही रहेगी, चाहे आप उसे किसी भी मीडियम में ले जाओ, पानी में ले जाओ या फिर आप गिलास में ले जाओ, हीरे में ले जाओ, कहीं भी आप ले जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ आप, आवृत्ति कभी नहीं बदलेगी। तो आवृत्ति वाले ऑप्शन तो गलत है। सबसे पहला आपको यही देखना है, यहाँ पर आकृति नहीं है, ये भी आवृत्ति ही है, इसको आवृत्ति कर लेना। तो आवृत्ति होने की वजह से ये तीनों गलत हो जाते हैं। इसके अलावा तरंग दैर्ध्य बिल्कुल चेंज हो जाती है और वेग भी चेंज हो जाता है। आपने पढ़ा होगा वेग के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी प्रकाश के वेग को c से डिनोट करते हो, 3 × 10⁸ है, मान लीजिए निर्वात है, निर्वात में अगर प्रकाश के वेग को आप देखो या एयर में आप प्रकाश के वेग को देखो, 3 × 10⁸ हो जाता है, इतना इतना होता है मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आप इसे ग्लास में ले जाते हो या वाटर में ले जाते हो तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर आप देखते हो वाटर में ले गए तो ये क्या करता है, जो एयर में था उसका म्यू गुना कम हो जाता है, ये होता है वाटर का अपवर्तनांक, कम हो जाएगा। तो अगर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है निर्वात में या वायु में, तो पानी में जाकर 1/3 से डिवाइड करना होगा। अब मतलब वेग कम हो जाएगा और तरंग दैर्ध्य तो कम हो ही जाती है ना। ऑप्शन डी सही है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक वस्तु तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है, व्यक्ति, कोई व्यक्ति है और उसने प्रवेश किया तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे में, अंधेरे कमरे में प्रवेश किया, तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती। आपको इसका कारण बताना है। पहला है पुतली के आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेंस के व्यास और फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा है रोडोरिशन का विरंजन व पुनः त्रिनचन होता है। पता नहीं, ये कुछ गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना? और चौथा है आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलन हो जाता है, इस वजह से अनुकूलन रहता है। तो ऑप्शन डी सही है, आंखें अपनी अनुकूल हो जाती हैं अंधेरे के प्रति, इस वजह से, ठीक है ना? ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना करते हैं, कल फिर आइएगा, और प्लीज चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करने से रीच बढ़ती है और भी ज्यादा लोगों को जुड़ने का मौका मिलता है। ओके, यूट्यूब इस वीडियो को प्रमोट करेगा अगर आप इसे लाइक कमेंट करते हैं तो। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम कल फिर से मिलेंगे बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू।